students, welcome back once again to the instruction set and programming of ADD5 series. So ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। आई होप कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच द फर्स्ट 2 पार्ट्स ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बिकॉज ये और भी डिटेल में हम इसको आगे बढ़ाने वाले कॉन्सेप्ट्स को। सो अगर आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे आपके पास तो आपको में भी परेशानी हो सकती है। सो प्रीवियसली जो पार्ट्स अपलोड किए प्लीज डू वॉच देम। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 के अंदर प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085। सो इससे पहले आप अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस सीरीज को सेव कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के अमांग, आपके कॉलेज स्टूडेंट्स के अमांग इसको शेयर कर दीजिए ताकि मैक्स टू मैक्स लोग इसका बेनिफिट उठा सके। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही देगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेट्स कंटिन्यू। सो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आज हम प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको एक छोटे से कुछ ही पॉइंट्स, कुछ ही मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बस थ्योरी और एक ओवरऑल एक जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है ऐसा कुछ है। बट ये सारा कुछ जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे जब हम इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे तब। सो चलिए बात करते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 की। सो आपको जैसे पता ही होगा, प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 एक डायग्राम है बेसिकली, जिसके अंदर जितने भी प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स हैं वो होते हैं। सो अगर कोई पूछता है कि प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जितने प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स हैं उन्हें शोकेस करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं जो प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है, ये अलग अलग हो सकता है कि अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग अलग हो सकता है कि कुछ मॉडल्स के लिए यहाँ पर ये चीजें 16 बिट का हो, ऐसा कुछ हो सकता है। बट स्टिल हम बात करने वाले हैं 8085 के प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस फिगर के अंदर ये सारी चीजें बताई है, और ये सारे रजिस्टर्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम प्रोग्राम्स जो भी कर रहे होंगे, सो ये सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रजिस्टर कितने बिट्स का है, कितने बाइट्स का है, कहाँ यूज हम करते हैं, ये सारी चीजें हमें जानना इंपॉर्टेंट है। सो आप देख सकते हो कुछ ब्लॉक्स कॉलम्स के अंदर ये डिवाइडेड है। सो यहाँ हम बात करेंगे कि कितने बिट्स का है और इसका यूज क्या है बेसिकली। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ फर्स्ट आपको कुछ फ्लैग्स दिख रहे होंगे। ठीक है, फ्लैग्स लिखा हुआ दिख रहा होगा जो कि 18 बिट्स का है। सो आपके अलग अलग फ्लैग्स होते हैं, आपको पता ही होगा आपके 8 टाइप के फ्लैग्स होते हैं, और ये हमारे हर एक जो फ्लैग होता है वो 1 बिट का होता है। तो टोटल मिला के जो टोटल 8 इसके अंदर जो स्पेस होता है 5 फ्लैग्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, कौन कौन से 5 फ्लैग्स है ये हम आगे पढ़ेंगे। बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूंगी कि 5 फ्लैग्स होते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स अलॉट किए जाते हैं। तो कुछ चीजें कुछ जगह खाली होता है और कुछ जगह यहाँ पर यूज किए जाते हैं, लेकिन 5 फ्लैग्स होता है, बट 8 बिट्स का ये एक स्लॉट हमारे फ्लैग्स के लिए एलोकेट किया जाता है हमारे इस प्रोग्रामेबल मेमोरी मॉडल के अंदर। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट टू इट आप देख सकोगे कि एक्यूमुलेटर है। ठीक है, ए रजिस्टर जिसे हम कहते हैं, और अगेन आपको ध्यान में रखना है कि ये 8 बिट का ही है होता है, ये 16 बिट का नहीं होता है 8085 के अंदर। तो आपको ये चीज एक बार बहुत से अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने भी आपके रजिस्टर्स हैं बाकी के वो भी 8 ही बिट्स का है, और आप जब भी इसके अंदर डेटा के साथ डील करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि वो 8 बिट्स का ही होता है। तो इसके लिए जब भी आप स्टोर करोगे कुछ चीजें एक्यूमुलेटर के अंदर, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका डेटा 8 बिट्स का ही हो। और एक्यूमुलेटर की और एक बात है कि जो भी हमारे सारे जो डेटा होता है वो हमें एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करने होते हैं। अगर हम कुछ रिजल्ट्स, अगर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करें और अगर कुछ रिजल्ट्स हमें स्टोर करना है तो वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि वो सारा जो डेटा है वो 8 बिट्स का हो, ताकि एक्यूमुलेटर उसको होल्ड कर सके। ओके, सो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरह से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड ब्लॉक की, विच इज बी ब्लॉक, मतलब बी रजिस्टर, और ये 8 बिट्स का होता है। ऐसे आपका सी डी ई ये सारे रजिस्टर्स आपके होते हैं, और ये सभी रजिस्टर्स 8 बिट्स के होते हैं। ओके, तो इसके बाद एक एच होता है और एक एल होता है, और इन्हें हम बेसिकली पेयर में यूज करते हैं ताकि हम 8 + 8 16 बाइट्स हम यूज कर सके, और HL पेयर की तरह हम उसको यूज कर सके, ताकि हम कोई तरह का 16 बिट का अगर हमें एड्रेस स्टोर करना है तो वो हमारे काम आ जाए। क्योंकि इंडिविजुअली तो हम अगर एक ही रजिस्टर यूज करें, जैसे अगर C यूज करें या सिर्फ अगर हम B यूज करें, तो इसमें सिर्फ हम 8 बिट स्टोर करेंगे। ठीक है, सिर्फ 8 बिट स्टोर कर पाएंगे। और अगर हमें कुछ एड्रेस स्टोर करना है तो हमें एड्रेस के लिए 16 बिट्स लगता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो 16 बिट्स के लिए हमें 2 रजिस्टर्स को एक साथ यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं
HL रजिस्टर पेयर। तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है। और ये टोटल 8 प्लस 8 16 बिट्स का ये होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा होगा SP करके कुछ लिखा है। SP का मतलब होता है स्टैक पॉइंटर। तो ये स्टॉक नहीं, ये स्टैक है। सो स्टैक पॉइंटर ये भी 16 बिट्स का होता है। ये क्यों 16 बिट्स का होता है मैं आपको बताना चाहूंगी। जब भी हम चीजें स्टोर करते हैं तो ये स्टैक के अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो आपका स्टैक कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ये वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। आई होप कि आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर ये पढ़ा होगा, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सभी जो डेटा स्ट्रक्चर्स होता है उनमें से एक हमारा स्टैक यूज होता है, स्टैक होता है, ठीक है। और ये स्टैक के अंदर हम चीजें यहाँ से ऐसे स्टोर कर देते हैं और ये सिक्वेंशियली स्टोर होता है, ठीक है। मेमोरी लोकेशन वाइज ये स्टोर किए जाते हैं। सो ऐसे ही स्टैक के अंदर जब भी हम चीजें स्टोर करते हैं तो ये एड्रेस वाइज अगर हम स्टोर करें तो इसके लिए जो स्पेस लगता है वो 16 बिट्स का हो सकता है, क्योंकि हमें सारे एड्रेसेस को स्टोर करना है, ठीक है। ये सपोज कि यहाँ पर कोई एड्रेस स्टोर है, यहाँ पर दूसरा एड्रेस स्टोर है, यहाँ पर तीसरा। सो अगर हमें कोई एक डेटा को फेच करना है तो उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो अगर वो स्टैक के अंदर स्टोर है तो चीजें ढूंढने में आसान होगी। तो एड्रेसेस के हिसाब से अगर हम स्टोर करें तो वो 16 बिट का होना जरूरी है, बिकॉज एड्रेसेस 16 बिट्स के होते हैं। सो आई होप कि स्टैक पॉइंटर आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे करंट जो भी चल रहा है उसको ये पॉइंट करा होगा, ठीक है। जो करंट अभी का मेमोरी लोकेशन है या एड्रेस जो है वहां पर वो पॉइंट करा हुआ, तो इसलिए ये नाम है पॉइंटर, ठीक है। सो अगर वो यहाँ पर पॉइंट करा मतलब यहाँ ये पर्टिकुलर एड्रेस को हम फिलहाल एक्सेस कर रहे हैं, तो ऐसे होता है। इसके बाद प्रोग्राम काउंटर भी आपके पास एक होता है। प्रोग्राम काउंटर भी 16 बिट्स का ही होता है, ठीक है। सो इसका क्या यूज है ये हम अभी देखेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक प्रोग्रामिंग मॉडल। इस प्रोग्रामिंग मॉडल का आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। सो चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में हम एक्सप्लोर करते हैं। सो यहाँ पर आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये चीजें सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगले कुछ मिनट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट है प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर कि एक्यूमुलेटर जो होता है वो 8 बिट का एक रजिस्टर होता है, ठीक है। ए रजिस्टर जिसे हम कहते हैं, बट हम एक्यूमुलेटर कहते हैं इसको। ए रजिस्टर को हम एक्यूमुलेटर क्यों कहते हैं इसका आपको मतलब दिख रहा होगा कि इट इज यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ओके, जो हम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, सो इन्हें परफॉर्म करने के लिए हमेशा जितने भी आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशंस होंगे उनके लिए आपको एक्यूमुलेटर की हेल्प पड़ने वाली होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिए, द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। सो जो भी आपका रिजल्ट है, अगर आप कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट, अगर आप कुछ लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हो जैसे एंड अगर आप करे हो, ठीक है, जो एंड होता है, या अगर आप और करे हो या ऐसा कुछ अगर आप ऑपरेशन यूज करो लॉजिकल, तो इस सभी का जो रिजल्ट है, सभी का आंसर जो है वो हमें एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करना आता है। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए ए रजिस्टर एक्यूमुलेटर काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक्यूमुलेटर इसका नाम इसलिए बिकॉज वो चीजों को एक्यूमुलेट करते रहता है, स्टोर करते रहता है अपने अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज ई रजिस्टर। ओके, तो ये हमने एक्यूमुलेटर के बारे में डिस्कशन किया। चलिए बाकी के रजिस्टर्स देख लेते हैं। सो यहाँ ये इस पार्ट का आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो हमने अभी आपके सामने आपके साथ डिस्कस किया है। अभी हम बात करते हैं बाकी जो आपके बी रजिस्टर होता है, सी, डी, ई, एच और एल, ये सारे जो रजिस्टर्स हैं इनके बारे में आप देख सकते हो, ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। तो ये सारे जनरल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। जैसे अगर हमें कुछ चीजें स्टोर करने कहीं जो कि फर्दर हम यूज करने वाले, तो उसके लिए सिंपली ये सारे रजिस्टर्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, चीजों को स्टोर करने के लिए जनरल पर्पस के लिए। सो दे कैन बी कंबाइंड इन पेयर्स, जैसे हम उसको पेयर्स में भी फॉर्म करके यूज कर सकते हैं। जैसे BC पेयर हो गया, आपका D पेयर हो गया, HL पेयर हो गया। सब देख सकते हो ये सारे इनके साथ ही पेयर अप यहाँ पर होते हैं। इस वजह से ये ऐसे आपको इस तरह का फॉर्मेशन दिख रहा है। आपके B के नीचे C नहीं आ रहा है, या आपके D के नीचे E नहीं आ रहा है, और B के जस्ट बाजू में E नहीं आ रहा है, या ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे पेयरअप ये नहीं किए जाते। जिस ऑर्डर में ये आपको दिए हैं सिर्फ वही ऑर्डर के अंदर ये पेयरअप किए जा सकते हैं, ठीक है। सो B के साथ C होगा, D के साथ E ही होना चाहिए, H के साथ L ही होना चाहिए, तब जाके ये पेयरअप हो सकता है, और इन्हें कहते हैं हम रजिस्टर पेयर्स, ठीक है। तो ये 16 बिट का अगर कोई हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम इन्हें यूज करते हैं, बिकॉज ये टोटल 8 प्लस 8 16 बिट्स के टोटल फॉर्म बन जाते हैं, ठीक है। सो द प्रोग्रामर कैन यूज दीज रजिस्टर्स टू स्टोर या कॉपी। अगर हमें ऐसा कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने, स्टोर करना है कुछ या कॉपी करना है, तो हम ये सारे रजिस्टर्स को यूज कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामर, ओके। ताकि हम वो कॉपी इंस्ट्रक्शंस जो भी हम परफॉर्म करेंगे तभी आपको ये सारे रजिस्टर्स काम आएंगे, तो आपको क्लैरिटी वहां पर और मिल
सो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की, एक्यूमुलेटर के बारे में बात की, इस पूरे चंक के बारे में हमने अभी बात की। चलिए बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर के बारे में। सो प्रोग्राम काउंटर जिसे पीसी के साथ हम डिनोट करते हैं, ये जैसे 16 बिट रजिस्टर, जैसे आप देख सकते हो 16 बिट रजिस्टर होता है ये, एंड इट डील्स विद सीक्वेंसिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब प्रोग्राम काउंटर, ऐसा नेम सजेस्ट काउंटर, ये क्या करेगा, आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसे सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट कराने का जो काम होता है, ये आपके प्रोग्राम काउंटर का काम होता है। सो ये वर्क कैसे करता है ये आप समझ सकते हो कि इसके पास जो अगला इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होना है, उसका एड्रेस ऑलरेडी इस प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होता है। जैसे सपोज कि आपका एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है, उसका अगर कुछ यहाँ पर एड्रेस है, ओके, तो उसके नेक्स्ट एड्रेस जो है, नेक्स्ट एड्रेस ये आपके पीसी के अंदर स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होगा, ताकि माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चल जाए कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद अगला ये इंस्ट्रक्शन है, ये वाला जो हमें एग्जीक्यूट करना है। तो ये प्रोग्राम काउंटर का काम होता है ताकि चीजें एफिशिएंटली फटाफट से यहाँ पर वर्कआउट करे, तो ये प्रोग्राम काउंटर का काम होता है, इसलिए ये यहाँ पर होता है और वो एड्रेसेस को होल्ड करता है। आप देख सकते हो कि इट कंटेन्स द एड्रेस, इसलिए ये 16 बिट्स का होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो स्टैक पॉइंटर, ठीक है, ये एक डिस्कशन करना बाकी रहा, और फ्लैग्स। तो स्टैक पॉइंटर आप देख सकते हो कि ये भी 16 बिट का होता है। इट पॉइंट्स टू द मेमोरी कॉल्ड एज स्टैक। सो ये स्टैक करके एक मेमोरी होती है, ओके, तो इसे पॉइंट आउट करने के लिए हम स्टैक पॉइंटर का यूज करते हैं। अगेन उसके अंदर भी एड्रेसेस होते हैं, इसलिए ये हमारा 16 बिट्स का होता है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्लैग, ठीक है। सो 8085 के अंदर 5 फ्लैग्स होते हैं। ये है वो फ्लैग जिसके बारे में हम अभी बात करें, तो ये 8 बिट्स का होता है। तो ये कौन कौन से होता है ये आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। सो कौन कौन से अलग अलग फ्लैग्स होते हैं आप देख सकते हो। एक होता है जीरो फ्लैग, ठीक है, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, जेड से। फिर होता है कैरी फ्लैग, फिर होता है साइन फ्लैग, फिर पैरिटी फ्लैग, और फाइनली ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। सो इनका क्या यूज है ये हम आगे चल के देखेंगे। आई होप आपको, वैसे आपको एक जनरल यहाँ पर इसका यूज पता ही होगा, जो कि हमने शायद इसके फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर नहीं भी बताया तो आगे चल के हम इसको इन डिटेल एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि सभी जो इंस्ट्रक्शंस है कहीं ना कहीं अपने फ्लैग्स को अफेक्ट करते रहते हैं। सो ये सभी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो आपको पता ही है कि फ्लैग्स माइक्रो प्रोसेसर इसलिए यूज करता है ताकि वो अपने डेटा कंडीशंस को टेस्ट कर सके, ठीक है। द फ्लैग इज यूज्ड टू टेस्ट द डेटा कंडीशंस। सो ये सिंपल सा आपका मतलब था, और आई होप कि आपको पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 की जानकारी मिली होगी, अच्छे से आपको चीजें समझ में आ गई होगी। इफ यस, आप यस या अंडरस्टूड लिख सकते हो चैट आपके कमेंट सेक्शन के अंदर, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कोई भी डाउट्स क्वेरीज हो कमेंट जरूर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।